हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग साइंस का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करेंगे। उसमें से देखिए चैप्टर फर्स्ट के कुछ पॉइंट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 1 को कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर का जो नाम हो जाता है वो आपका हो जाता है जैव विकास एवं पारिस्थितिकी तंत्र एवं उसके घटक। तो इसमें हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले जैव विकास। तो जैव विकास को समझने से पहले जान लेते हैं कि सबसे पहले किसने ये विचार रखे थे। तो सबसे पहले फ्रांस देश में सन 1744 कब, तो 1744 ईस्वी में जन्मे जीव वैज्ञानिक लेमार्क ने अपने विचार रखे थे। उनका उपार्जित गुणों का सिद्धांत क्या कहलाया? तो उनका उपार्जित गुणों का सिद्धांत लेमार्कवाद कहलाया है। और सन 1809 ईस्वी में इन्होंने अपनी पुस्तक फिलोसॉफी जूलॉजिक प्रस्तुत की, ठीक है ना। और लेमार्क के अनुसार जीवधारियों के रहन सहन, स्वभाव और वृद्धि पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि देखिए इन्होंने क्या बताया कि जो जीव होते हैं तो क्या होता है, उनका जो रहन सहन होता है, उनके रहन सहन पर, स्वभाव पर क्या होता है, तो वातावरण का प्रभाव पड़ता है। देखिए जैसा वातावरण होता है वैसे मनुष्य क्या करता है, अपने आप को ढाल लेता है। मान लीजिए कहीं का वातावरण बहुत ज्यादा ठंडा होता है, कहीं का बहुत ज्यादा गर्म होता है, कहीं देखिए 4 महीने गर्मी, 4 महीने सर्दी और 4 महीने बारिश होती है। तो क्या होता है, जो मानव है उसने अपने उस मतलब वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लिया। अभी जो बहुत ज्यादा गर्मी जहां पड़ती है और वो लोग उस इलाके में जाएं जहां पे बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, तो क्या होते हैं, वो लोग बीमार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां के वातावरण में वो लोग नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो आदत नहीं है, उन्होंने अपने उसके अनुकूल अपने आप को नहीं ढाला है। तो यही चीज इन्होंने बताई है कि जो मानव होता है वो अपने स्वभाव को और रहन सहन को वातावरण के अनुसार ढाल लेता है। मान लीजिए जैसे परिवार का माहौल होता है तो बच्चा क्या करता है, परिवार के माहौल में अपने आप को ढाल लेता है। तो ऐसे ही बस यही चीज इन्होंने बताई है। चलिए हम लोग सबसे पहले ये समझ लेते हैं जैव विकास। तो पृथ्वी पर जैविक विकास जनन के फलस्वरूप उपाचायक परिस्थितियों में जीवों की उत्पत्ति से हुई। पर्यावरण परिवर्तन के कारण जीवों की आनुवंशिक संरचना में परिवर्तन की क्रिया को जैव विकास कहते हैं। देखिए ये भी यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं, जैसा अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्या हुआ जब पर्यावरण परिवर्तन के कारण क्या होता है, जीवों की आनुवंशिक संरचना में परिवर्तन की क्रिया को जैव विकास कहते हैं। यानी क्या है, जैसे जिराफ है तो जिराफ की क्या पहले गर्दन इतनी लंबी थी या आगे के जो पैर हैं वो इतने लंबे थे? नहीं, पहले इसकी गर्दन छोटी थी। लेकिन क्या हुआ, जहाँ पे ये था वहाँ पे इसको भोजन नहीं मिल रहा था। जैसे मान लीजिए आपको भोजन ना मिले तो आप कोशिश करेंगे, आपको जहाँ से प्रोवाइड होगा आप वहाँ से आप उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से जिराफ ने क्या किया कि जब उसको भूमि पर भोजन नहीं मिला तो उसने उस पेड़ लगे थे ऊंचे ऊंचे, तो वो अपनी गर्दन को यानी अपने जो आगे के जो पैर और अपनी गर्दन को उचका कर भोजन के लिए यानी पत्तियों को तोड़ के खा रहा था। तो क्या हुआ कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी गर्दन जो है, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता कि अचानक से परिवर्तन हो जाता, परिवर्तन धीरे धीरे होता है। कहते नहीं 10,000 साल तक लग जाता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में परिवर्तन हो जाता है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता रहता है और फिर एकदम से देखने को मिल जाता है। तो पहले क्या था, जिराफ की गर्दन छोटी थी, उसके बाद जब वो पत्तियों को पेड़ से तोड़ के खाने लगा, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, तो उसकी गर्दन ऊंची हो गई, लंबी यानी कि हो गई। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद देखिए जैव विकास के अनुसार जीवों में क्रमिक परिवर्तन एक कोशिकीय जीवों उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सरीसृपों के माध्यम से पक्षियों और स्तनधारियों का विकास हुआ। अब देखिए जीवों का विकास या जैव विकास का अर्थ होता है, यानी क्या अर्थ होता है इसको समझ लेते हैं। जैसे छिपी हुई वस्तु के बारे में समय समय पर हुए परिवर्तन को जानना,
जीव विज्ञान की वह शाखा है जिससे जीव जंतुओं की उत्पत्ति अनेक पीढ़ियों में हुए कर्मिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। जैव विकास धीमी गति से होने वाला कर्मिक परिवर्तन है। देखिए वही चीज कि अचानक से परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। परिवर्तन कैसे दिखाई देता है? धीरे धीरे होता है, उसके बाद अचानक से उभर के आता है कि हाँ ये परिवर्तन हुआ है। यानी कि जिराफ की गर्दन पहले छोटी थी, अब लंबी है, ये चीज देखने को मिलती है। उसके बाद देखिए जैव विकास। जैव विकास किसी विशिष्ट स्थान पर रहने वाले किसी आबादी में एक लंबे समय बदलाव, यानी लंबे समय में बदलाव आते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे इवोल्यूशन कहते हैं। जिससे आए बदलाव पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ लें, यह आनुवांशिक और बदलाव का तात्पर्य हो जाता है कि यदि माँ का हाथ कट गया हो तो बच्चे का भी हाथ नहीं होगा। यह बिल्कुल गलत धारणा है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि आनुवांशिकता का मतलब ये नहीं है कि अगर माँ का हाथ कटा हुआ है तो जो बच्चा जन्म लेगा तो जरूरी नहीं कि मतलब होगा ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका भी हाथ कटा हुआ हो। और देखिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि इसी प्रकार यदि पिता के पैर कट गए हो तो इसका अर्थ नहीं है कि बेटे का भी पैर कटा हुआ हो। जैसे कि कह सकते हैं कि मान लीजिए कि पहलवान है तो क्या पहलवान का बेटा पहलवान ही होगा? ऐसा नहीं है, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको सीखना पड़ेगा। जैसे कहते हैं कि टीचर का बेटा टीचर नहीं होता है ना, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता, जरूरी नहीं होता है। उसको क्या करना पड़ता है? उसको पढ़ाई करनी पड़ती है, तब वो हो जाता है। ये नहीं है कि उसको विरासत में वो चीज मिल गई, वो चीज विरासत में नहीं मिलती है। जैव विकास के सिद्धांत इनको समझ लेते हैं। देखिए लेमार्कवाद का हो जाता है, डार्विनवाद का सिद्धांत हो जाता है और उत्परिवर्तनवाद हो जाता है। आज हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे? आज हम लोग लेमार्कवाद का सिद्धांत कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत जो है उसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले लेमार्कवाद को समझ लेते हैं। जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने सर्वप्रथम विकासवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। लेमार्क का विकास संबंधी सिद्धांत सन 1809 ईस्वी में लेमार्क ने फिलोसोफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक में लिखा। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? तो इनकी पुस्तक का नाम फिलोसोफिक जूलॉजिक। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जो सन होते हैं उनको आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखा कीजिए और हो सके तो आप नोट्स भी बना लिया कीजिए, क्योंकि देखिए नोट्स बनाने से क्या होता है कि आपकी उंगलियां लिखती हैं, ठीक है ना, कान सुनते हैं, आंखें देखती हैं, तो कई इंद्रियां काम करती हैं। जब कई इंद्रियां काम करेंगी तो ज्यादा समझ में आएगा। या आप खाली जैसे कि आपने क्लास अटेंड कर ली, आपने सुन लिया और उसके बाद वहीं पे छोड़ दिया, तो क्या हुआ, चीजें समझ में आई लेकिन उतनी समझ में नहीं आई। फिर उसके बाद आप रिवीजन किस तरह से करेंगे, है ना? तो इसलिए आप लोगों को नोट्स बनाने चाहिए। और देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम कम होता है, कुछ लोग वर्किंग होते हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस पर आप क्लिक करके देखिए, आप लोग जब जुड़ेंगे तो आप लोगों को फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिलोसोफिक जूलॉजिकल नामक पुस्तक में लिखा। इस पुस्तक में लेमार्क ने लिखा है कि जीवधारियों के रहन सहन, स्वभाव एवं विकास के सिद्धांत की उपार्जित लक्षणों की वंशगति के नाम से जाना जाता है और इस सिद्धांत को लेमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। अब देखिए समझ लेते हैं लेमार्कवाद के सिद्धांत का उदाहरण। इन्होंने जो उदाहरण दिया उसको समझ लेते हैं। देखिए जिराफ का उदाहरण, इन्होंने जिराफ का उदाहरण दिया है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए आजकल जिराफ अफ्रीका के रेगिस्तान में पाया जाता है और ऊंचे ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाता है। तो क्या पहले ऐसा था? पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि वो ऊंचे वृक्ष की पत्तियां नहीं खा सकता था। ऊंचे वृक्षों की पत्तियों तक पहुंचने के लिए उसकी गर्दन एवं अगली टांगे पिछली टांगों की अपेक्षा अधिक लंबी होती है। जलवायु
के शुष्क होने पर मैदान में घास फूस सूखने लगी। अब उन्हें पेट भरने के लिए पेड़ पौधों की पत्तियों पर निर्भर होना पड़ा। अब उन्हें जब निर्भर होना पड़ा तो अब वो क्या करते, उनको कैसे प्रोवाइड हो पाती पत्तियां, यानी उनका भोजन कैसे प्रोवाइड हो पाता, कुछ तो तरीका होता है ना। तो क्या हुआ कि पत्तियों तक पहुंचने के लिए उन्हें अपनी टांगों को ऊपर उचकाकर पत्तियों तक पहुंचने का प्रयत्न करना पड़ता था, ठीक है ना। जब वो अपनी टांगों को उचकाते थे, फिर गर्दन को ऊपर ले जाते थे, फिर पत्तियों को वो लोग तोड़ने की कोशिश करते थे। अब क्या हुआ, अतः गर्दन व अगली टांगों के अधिकाधिक उपयोग से इनकी लंबाई पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे बदलती गई। अब क्या हुआ, जब वो उचका कर पत्तियों को प्राप्त कर रहे थे तो धीरे धीरे, वही चीज की परिवर्तन एक साथ नहीं होता है, क्योंकि देखिए परिवर्तन कैसे एक साथ हो सकता है। आप एजुकेशन ले रहे हैं तो क्या आप एक दिन में एजुकेशन ले लेंगे, नहीं ना, क्योंकि आपको रोज पढ़ना पड़ेगा। तो परिवर्तन कैसे हुआ आप में धीरे धीरे हुआ ना। कहते नहीं, एक क्लास में 1 साल लगता है, यानी 365 दिन लगते हैं। तो परिवर्तन कैसे हुआ आप में, तो धीरे धीरे हुआ। इसी तरह से इसमें क्या हुआ कि परिवर्तन धीरे धीरे हुआ। तो देख लेते हैं, देखिए, अतः गर्दन व अगली टांगों के अधिकाधिक उपयोग से इनकी लंबाई पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे बढ़ती गई। आजकल अफ्रीका के मरुस्थल में लंबी गर्दन और लंबी टांगों वाला जिराफ उन्हीं परिवर्तनों का परिणाम है। अब देख लेते हैं सेकेंड जो एग्जाम्पल है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए सांप का उदाहरण। लेमार्क के अनुसार में टांगों का विलोप वातावरण के प्रभाव के कारण है। सांप के लंबे शरीर की झाड़ियों में रेंगकर चलने तथा बिलों के अंदर घुसने में टांगे बाधा उत्पन्न करती थी। अब देखिए सांप में टांगे नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए वो जब झाड़ियों में जाता था, जब वो रेंगता था तो क्या होता था, उसको दिक्कत होती थी चलने में और बिल के अंदर जाने में उसको दिक्कत होती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जो टांगे थी वो छोटी होती गई और अंत में हजारों पीढ़ियों बाद पूर्णतः लुप्त हो गई। यानी कि देखिए परिवर्तन हुआ लेकिन धीरे धीरे हुआ, हजारों पीढ़ियों के बाद उनकी जो टांगे हैं वो लुप्त हो गई। अब यहाँ पे समझ लेते हैं लेमार्क की विशेषताएं। वातावरण का सीधा प्रभाव। प्रत्येक जीवधारी पर वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है। ये प्रभाव उनकी संरचना और स्वभाव को बदल देता है। देखिए यहाँ पे ये चीज बताई गई है कि कोई भी जीवधारी है, वातावरण यानी उसका जहां पे वो रह रहा है उसका वातावरण जो होता है वो क्या होता है, उसमें परिवर्तनों पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है और ये प्रभाव क्या करती है, उनकी संरचना और स्वभाव को भी बदल देती है। देखिए आप जैसे जिस माहौल में रहेंगे, मेन चीज देखिए, अगर आपके जैसे सिंपल भाषा में समझाते हैं आपको, अगर आपके घर का माहौल अच्छा होगा, हंसी खुशी का माहौल होगा तो बच्चा क्या सीखेगा, वही सीखेगा। अगर आपके घर का माहौल ऐसा होगा कलेश वाला होगा तो उस वातावरण का प्रभाव किस पे पड़ेगा, बच्चे पे पड़ेगा, क्योंकि बड़ों से बच्चों ने सीखा वही वातावरण है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो वातावरण का प्रभाव होता है वो पड़ता है जीवधारी पर और उसके स्वभाव में, क्योंकि उसका जो नेचर होता है वो भी बदलता रहता है। क्योंकि बदलेगा क्यों नहीं, क्योंकि जब वहां का वातावरण ही ऐसा है तो वातावरण के अकॉर्डिंग उसका भी माइंड चेंज हो जाता है। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। अब देखिए अनुकूल की प्रवृत्ति। सभी जीवों में अपने को वातावरण के अधिकाधिक अनुकूल बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब क्या होता है यहाँ पे, देखिए अनुकूलन सबसे पहले समझ लेते हैं। अनुकूलन किसे कहते हैं, अपने आप को उसी माहौल में या उसी के अकॉर्डिंग ढाल लेना, ठीक है ना। जैसे कैक्टस का पौधा होता है तो रेगिस्तान में वो क्या करता है, वहां पानी की बहुत कमी होती है ना, तो वो जब वहां पे उगता है तो अपनी पत्तियों में कांटों को निकाल लेता है। अब उस तरह से वो जो पानी होता है वो उसको संचित कर लेता है, क्योंकि उसे पता है मुझे पानी की तो जरूरत है लेकिन मैं किस तरह से मैं पानी को प्राप्त कर पाऊं, तो उसने क्या किया, अपने आप को वहां पे ढाल लिया। इसी तरह मानव भी होता है, यानी मनुष्य भी होता है। जैसा पर्यावरण जैसा माहौल होता है उसके अनुकूल अपने आप को वो ढाल ही लेता है। जैसे कि मान लीजिए बहुत अच्छा माहौल है तो उसमें ढल गया, अच्छा माहौल नहीं है तो उसमें ढल गया, जैसा भी माहौल है उसमें वो ढल गया, यही अनुकूलन हो जाता है। तो इस तरह से सभी जीवों में अपने को वातावरण के अधिकाधिक अनुकूल बनाने की प्रवृत्ति
पाई जाती है। अब अंगों का उपयोग और अनुपयोग, वातावरण के प्रभाव के फलस्वरूप अधिक उपयोग में आने वाले अंग अधिक विकसित हो जाते हैं और अंगों का कम उपयोग या उपयोग न होने के कारण ह्रास होने लगता है। अवशेषी अंगों की उपस्थिति इसे प्रमाणित करती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज बताई गई है कि जिन अंगों का उपयोग होता है वो रहते हैं और जो अंगों का उपयोग नहीं होता, कहते नहीं मनुष्य में पूंछ है लेकिन दिखती नहीं है क्योंकि उसका यूज नहीं था, है ना, तो वो विलुप्त हो गई। तो इसी तरह से ये चीज यहाँ पे बताई गई है। अब उपार्जित लक्षणों की वंशागति, तो वातावरण के प्रभाव से अंगों के अधिक उपयोग अथवा निरुपयोग से उत्पन्न परिवर्तन संतुलित में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं और संतुति में भी उपयोग तथा निरुपयोग से ये परिवर्तन अधिकाधिक प्रभावशाली होते जाते हैं, जो प्रारंभिक पैतृक जीवों से भिन्न होते हैं। नए लक्षण वाले ये जीव नए जाति का निर्माण करते हैं। अब देखिए क्या था कि पहले मनुष्य कैसा था, कहते नहीं कि पहले बंदर टाइप में मतलब वैसे चलता था, फिर उसके बाद धीरे 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 बदलाव आता गया, उसके बाद वो अपनी दो टांगों पे चलने लगा। ऐसे ही तो हुआ। तो क्या हुआ, बदलाव पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव होता गया और लास्ट में देखिए मनुष्य किस तरह से है, मनुष्य अपने टांगों पे चलता है। तो ये चीज हो जाती है, यानी कि उसने तरक्की की, उसने जो चीज की उसको मतलब ये था कि ये चीज ये ढंग सही है, ढंग के हिसाब से मनुष्य ने अपने आप को ढाला। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। अब देखिए नव लेमार्कवाद, लेमार्क ने आलोचना के प्रत्युत्तर में कुछ आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने मूल लेमार्कवाद में कुछ परिवर्तन करके लेमार्कवाद के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। नव लेमार्कवाद की प्रस्तुत करने में स्पेंसर, को, पिकार्ड, निगोली, मैकडूगल जैसे वैज्ञानिक प्रमुख हैं। और देखिए यहाँ पे एक चीज और जान लेते हैं कि जर्मन वैज्ञानिक कौन, तो बीजमान हो जाते हैं। इन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर इसका खंडन कर दिया था। देखिए कैसे इन्होंने खंडन किया, इन्होंने ये किया कि लगभग 22 पीढ़ियों तक नवजात चूहों की पूंछों को काट दिया और फिर क्या किया, फिर देखा गया कि संतानें जो उनकी हुई तो उनमें पूंछ में कोई मतलब कहते नहीं कि विलुप्त होना तो बहुत दूर की बात, छोटी भी नहीं हुई। यानी कहने का मतलब ये है कि इन्होंने 22 पीढ़ियों तक नवजात चूहों की पूंछ काटी, फिर भी नई संतानों में पूंछ का समाप्त होना तो दूर की बात, लंबाई भी नहीं घटी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसकी आलोचना करके मतलब खंडन किया और इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखिए आज क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, इसको देख लेते हैं। हम लोगों ने देखिए चैप्टर फर्स्ट का जैव विकास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। जैव विकास में जीवों का विकास, इसको देखा। फिर जैव विकास के सिद्धांत, लेमार्कवाद और लेमार्कवाद के सिद्धांत का उदाहरण, जिराफ का उदाहरण पढ़ा और उसके बाद सांप का उदाहरण पढ़ा। उसके बाद लेमार्कवाद की विशेषताएं, वातावरण का सीधा प्रभाव, अनुकूलन की प्रवृत्ति, अंगों का उपयोग और अनुपयोग, इन चीजों को कंप्लीट किया। उसके बाद उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति, इसको कंप्लीट किया। उसके बाद नव लेमार्कवाद को कंप्लीट किया। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि क्या होता है सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो जाती है और जब नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो जाती है तो आपसे कोई भी क्लास मिस नहीं होता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।